Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of Introduction to Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, which is chapter 1 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Yesterday we have already discussed about the drug product performance, what are the main components of biopharmaceutics, what are the main components which we need to see in the drug in pharmacokinetics, how the drug efficacy and safety are measured, what is pharmacologic effect, and how the drug response can be measured. Now, measurement of drug concentration. Drug concentration are a critical element in determining individual and population pharmacokinetics. Means के प्लाज्मा में या बॉडी फ्लूइड्स में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि उससे जो है ड्रग का रिस्पॉन्स आएगा। तो वो कितनी है, क्या वो रिस्पॉन्स दे रही है या वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है उतनी कंसंट्रेशन पर। इसीलिए को चाहे वो इंडिविजुअल पेशेंट हो या पॉपुलेशन हो, उसमें ड्रग का बिहेवियर कैसा है, इसलिए जो है वो हमें ये मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। सेंसिटिव, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालिटिकल मेथड्स वी यूज़, मीन्स के सेंसिटिव हो, जो भी ड्रग चेक की जा रही है वो उसको सेंसिटाइज कर सके, यानी उसकी माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में भी क्वांटिटी है तो उसको सेंस कर सके, एक्यूरेटली सेंस कर सके कि 10 माइक्रोग्राम पर एम एल है तो 10 माइक्रोग्राम पर एम एल ही बताए, 10 नैनोग्राम पर एम एल है तो 10 नैनोग्राम पर एम एल ही बताए। तो ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। और प्रिसाइज हो, यानी जब उसको रिप्रोड्यूस किया जाए उस प्रोसेस को या उस इंस्ट्रूमेंट को या रिपीट किया जाए तो वो उस वक्त भी वही रिजल्ट्स दे, चाहे वो मेथड हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो। किसमें चेक की जाएगी ड्रग की कंसंट्रेशन? मेजरमेंट ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिक मैट्रिसेस सच एज मिल्क, स्लाइवा, प्लाज्मा, यूरिन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और टीयर्स, किसी में भी जिसमें भी हमें चेक करना हो उसमें हम स्वेट उसमें चेक कर सकते हैं। These validated measurement generates accurate information essential for pharmacokinetic studies and clinical monitoring. तो ये जो validated measurement होगी, इससे जो है वो pharmacokinetic जो है वो monitoring भी हो सकती है, measurement भी हो सकती है, clinical monitoring भी हो सकती है, और कहीं पे किसी किस्म के error के chances भी minimize किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से patient को किसी किस्म का harm नहीं होगा। Now we move to the next slide. How we can measure the concentration of a drug in body fluids? We have although various methods, but the most common methods we use are chromatographic techniques, by HPLC, or the mass spectrometry. In chromatography, we separate the drug from other related materials that may cause assay interference. Separation techniques होती है chromatography, इसी वजह से इसमें ड्रग की जो है वो सेपरेट हो जाती है और उसकी एक क्रोमेटोग्राम बन जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि ड्रग इतनी क्वांटिटी में ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में मौजूद है। Mass spectrometry is also used. It detects the molecules or molecule fragments based on their mass to charge ratio और E by M ratio के ज़रिए इसको मालूम किया जाता है। यानी E by M ratio या mass to charge ratio की टेक्निक जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होती है, जिसकी वजह से वो ड्रग मॉलिक्यूल डिटरमिन हो जाता है कि ये ड्रग मॉलिक्यूल कौन सा है, कितना है, और तो ये टेक्निक भी यूज़ की जाती है मेजरमेंट फॉर ड्रग कंसंट्रेशन। बहरहाल वॉट एवर द टेक्निक यू आर यूजिंग, आइदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, ऑल दिस शुड बी वैलिडेटेड। वैलिडेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। दीज मेथड्स आर वैलिडेटेड टू एंश्योर एक्यूरेट फार्माकोकाइनेटिक एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट होगी तो हमें क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट मिलेगी, फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट होगी, और उसके नतीजे में हम पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकते हैं ड्रग की, चाहे डोज की बात हो या डोजिंग रेजिमेंट की बात की जाए। सो दीज एनालिटिकल टेक्निक्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड for drug concentration measurement due to their precision and reliability in complex biologic matrices. Biologic matrices वही हैं, जैसे saliva हो गया, प्लाज्मा हो गया, स्वेट हो गया, मिल्क हो गया, जिसमें हम ड्रग कंसंट्रेशन मालूम करेंगे या मेजर करेंगे। तो इसमें प्रिसिजन भी होगा और एक्यूरेसी भी मौजूद होगी। हाउ वी कैन टेक द सैंपल of the body fluid? We have different techniques, invasive techniques and non-invasive techniques. Invasive methods में हमारे पास blood sampling है, blood जो है सैंपल हमने कलेक्ट किया। स्पाइनल फ्लूइड में अगर कोई ड्रग ऐसी है जो स्पाइनल फ्लूइड में जाती है तो स्पाइनल फ्लूइड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, हम स्पाइनल फ्लूइड आइसोलेट कर सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी इन्वेसिव है, हमें नीडल इंसर्ट करनी पड़ेगी, हाइपोडर्मिक नीडल जो होगी वो इंसर्ट होगी, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इन्वेसिव मैथड। ब्लड सैम्पलिंग है स्पाइनल के लिए भी,
साइनोवियल फ्लूइड के लिए, टिश्यू बायोप्सी हमने करनी है, टिश्यू सैंपल हमें कलेक्ट करना है, एनी मटेरियल रिक्वायरिंग पेरेंटल और सर्जिकल इंटरवेंशन, तो ये इन्वेसिव टेक्निक कहलाती है। नॉन इन्वेसिव में हमने ऐसी कोई इंटरवेंशन नहीं करनी। लाइक फॉर एग्जांपल यूरिन कलेक्शन, खुद ही यूरिन कलेक्ट हो जाता है। स्लाइवा इज़ वेरी इजी टू स्पिट आउट। फीकल एलिमिनेशन यानी फीसेस जो है वो भी स्टूल पास किया जा सकता है। एक्सपायर्ड हेयर और एक्सेल हेयर एनालिसिस, तो इस वजह से ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ज़्यादातर जो है वी टेक ब्लड सैम्पल्स, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ सीरम, इनके की डिफरेंसेस क्या हैं। होल ब्लड क्या है, कंटेन्स सेलुलर एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, यानी उसमें सेलुलर एलिमेंट्स हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, नॉट टिपिकली यूज फॉर रूटीन ड्रग मेजरमेंट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, यानी होल ब्लड को यूज़ नहीं करते हम, बल्कि ब्लड में से हमें सीरम या प्लाज्मा लेना होगा जिसमें हम ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। सीरम कैसे आइसोलेट करेंगे ब्लड से, यानी ब्लड से ही सीरम हासिल होता है। वी ऑब्टेन बाय अलाउइंग होल ब्लड टू क्लॉट, यानी सबसे पहले सीरम को क्या होना चाहिए, क्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन कलेक्ट सुपरनेटेंट आफ्टर सेंट्रीफिकेशन, यानी ये जो क्लॉटेड ब्लड है इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5000 आरपीएम पे। उसके बाद सुपरनेटेंट लिक्विड जो हासिल होगा दैट इज कॉल्ड सीरम, एंड दिस सीरम लैक क्लॉटिंग प्रोटीन्स। इसके बरक्स व्हाट इज प्लाज्मा, वी ऑब्टेन प्लाज्मा फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड विद एडिड एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन एंड कंटेन्स ऑल प्रोटीन्स, यानी सीरम में तो हम उसको क्लॉट होने दे रहे थे ना, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, फिर सुपरनेटेंट लिक्विड आया था तो वो हमारे पास सीरम था। लेकिन प्लाज्मा में हम पहले ही एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन ऐड कर देंगे, जब वो ऐड हो जाएगी तो फिर वो अब कोगुलेट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, अब उसको सेंट्रीफ्यूज करें 5000 आरपीएम पे, तो सुपरनेटेंट लिक्विड जो हमें हासिल होगा दैट इज प्लाज्मा, इट कंटेन ऑल प्रोटीन्स। अच्छा, प्लाज्मा परफ्यूजेस ऑल बॉडी टिश्यूज एंड इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद दैम, तो ये दरअसल ब्लड में वो प्लाज्मा होता है जो कि टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर भी जाता है और बाहर भी वापस ब्लड में आ जाता है। तो वो प्लाज्मा है जो ड्रग को लेकर जा रहा है टिश्यू या सेल के अंदर। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जब ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में आ गई, ब्लड के जरिए वो टिश्यू तक पहुंची और टिश्यू के अंदर चली गई, तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर और टिश्यू के बाहर यानी प्लाज्मा यानी ब्लड में इक्वल हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि टिश्यू से हम सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है, पेनफुल प्रोसीजर होता है, कर तो सकते हैं लेकिन पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन ब्लड सैंपल उसके बरक्स कलेक्ट करना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और ब्लड में जितनी कंसंट्रेशन होती है उस इक्विलिब्रियम की वजह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उतनी ही कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर भी होगी, जो कि तकरीबन उतनी ही होती है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंजेस इन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द टिश्यू ड्रग कंसंट्रेशन, तो अगर प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब है टिश्यू में भी कम हो रही होगी, प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है टिश्यू में भी ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। सो मेकिंग इट द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच टू असेस द और टू असेसिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसके ज़रिए हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को ईजिली असेस कर सकते हैं। नाउ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व, तो प्लाज्मा वर्सेस ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये फिगर 1.3 जो बुक में है चैप्टर 1 में उसको देखते हैं। दिस इज टाइम एंड दिस इज प्लाज्मा लेवल। दिस इज ओरल ड्रग व्हेन गिवन इट्स कंसंट्रेशन स्टार्ट टू इंक्रीज, ये बढ़ती जाती है, पीक कंसंट्रेशन तक जाती है और फिर ये एलिमिनेशन की वजह से कम होना शुरू हो जाती है। ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है MEC, ये है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। हमेशा ड्रग की कंसंट्रेशन इससे नीचे रहनी चाहिए वरना टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाएगी, और MEC से ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि जब MEC से ऊपर होगी तो यहाँ से ऑनसेट यानी ड्रग का रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। इससे नीचे हालांकि ये ड्रग बॉडी में इस वक्त मौजूद है लेकिन ड्रग का कोई रिस्पॉन्स हमें मालूम नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स। जैसी ड्रग MEC को क्रॉस करेगी ये कंसंट्रेशन ऊपर आनी शुरू हुई, अब ड्रग का रिस्पॉन्स आता जाएगा यहाँ तक कि ये पीक रिस्पॉन्स होगा, ये ड्रग का रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे ये ड्रग डिक्लाइन होकर एलिमिनेट होकर इससे नीचे जाएगी, अब हालांकि ये ड्रग मौजूद है बॉडी में लेकिन देयर विल बी नो फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स। तो ये फिगर 1.3 हमें बता रही है कि और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहलाएगा। ठीक है, नाउ कम बैक टू द स्लाइड। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व हमने देखा। द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व इज जनरेटेड बाय ऑब्टेनिंग ड्रग कंसंट्रेशन इन
प्लाज्मा सैंपल टेकन एट वेरियस टाइम इंटरवल आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने ये प्लॉट कैसे किया है, मुख्तलिफ टाइम पर हमने प्लाज्मा कंसनट्रेशन नोट की, यानी ये टाइम पे ब्लड सैंपल लिया, इस टाइम पे लिया, इस टाइम पे लिया, तो उसको यहाँ पे प्लॉट करते गए कि इतने टाइम पे इतनी कंसनट्रेशन थी, यहाँ प्लॉट किया, इतने टाइम पे इतनी कंसनट्रेशन थी, यहाँ प्लॉट किया, यानी डॉट लगाया, फिर उसके बाद ये एक सीधी लाइन यूँ खींच दी, तो हमें ये कर्व मिल गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन टाइम कर्व। तो ये हमने प्लॉट किया। ईच कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग टाइम, जैसे मैंने बताया ऑन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर। तो अब इसमें क्या होगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी, ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब एब्जॉर्ब होगी तो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज टू द मैक्सिमम लेवल, जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा है कि ये जब एब्जॉर्ब हो रही है तो ये मैक्सिमम लेवल तक कंसंट्रेशन पहुंच गई। फिर क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट टू द टिश्यूज वाइल साइमल्टेनियसली बीइंग एलिमिनेटेड, क्योंकि जब ड्रग जो है वो ब्लड में आ गई, अब ब्लड उसको डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें किडनी भी शामिल है। तो टिश्यूज़ में जाएगा तो वो वहाँ पे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, और जो किडनी में जाएगी वो वहाँ से एलिमिनेशन भी स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। एलिमिनेशन पाथवे क्या होंगे, एक्सक्रीशन यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन किडनी से और लिवर से मेटाबोलाइट होके, कोई एक भी हो सकता है, मे बी कॉम्बिनेशन यानी दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ड्रग एलिमिनेट जो है वो फीसिस यानी स्टूल के साथ, स्वेल्ट के साथ, एक्सेल्ड एयर के साथ भी हो सकती है। तो ये तमाम प्रोसेसेस एट ए टाइम चल रहे होंगे, और ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर रहे होंगे। की फार्माकोलॉजिक पैरामीटर्स, एमईसी एमटीसी हमने देखी, यानी एमईसी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एमटीसी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, जिसके दरमियान ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए, जो कि थेरेप्यूटिक विंडो कहलाएगी, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये थेरेप्यूटिक विंडो है। ऑनसेट टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर फॉर ड्रग टू रीच द एमईसी, क्योंकि यहाँ से फिर प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिक इफेक्ट, एमईसी से जब तक नीचे होगी कंसंट्रेशन फार्माकोलॉजिक इफेक्ट नहीं आएगा। फार्माकोलॉजिक इफेक्ट क्या है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द ड्रग रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, हायर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ग्रेटर रिस्पॉन्स, मीन्स के कितनी इंटेंसिटी से ड्रग का रिसेप्टर से ड्रग बाइंड हुई है, वो जितनी ज़्यादा ड्रग कंसंट्रेशन होगी, यानी जितनी ज़्यादा डोज होगी उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, और ड्रग का रिस्पॉन्स भी उतना ही ज़्यादा आएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है कि डिफरेंस टाइम बिटवीन ऑनसेट टाइम और एंड द टाइम फॉर ड्रग टू डिक्लाइन बैक टू एमईसी, यानी ये ऑनसेट से लेके दोबारा एमईसी तक आने में ये जितना टाइम इस दौरान लग रहा है ये इसका ड्यूरेशन कहलाएगा। थेरेप्यूटिक विंडो क्या है, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन बिटवीन एमईसी एंड एमटीसी, ड्रग विद वाइड थेरेप्यूटिक विंडोज आर जनरली सेफर देन दोज विद द नैरो विंडोज, जिसका एमईसी एमटीसी की रेंज जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी सेफ ड्रग है, यानी उसमें क्योंकि मार्जिन बहुत सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, यानी अगर ये एमटीसी बहुत ऊपर चला जाए तो फिर इसकी डोज अगर बढ़ा भी दे जब दें तब भी ये सेफ रहेगी, यानी कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसके बरक्स अगर ये एमईसी कम होकर यहाँ आ जाए तो ये इतना छोटा मार्जिन रह जाएगा कि बस ये ड्रग जो हो वो इसी के दरमियान में रहे, एमईसी और एमटीसी के दरमियान में, तो यानी इसका सेफ्टी मार्जिन कम हो जाएगा और थेरेप्यूटिक विंडो भी नैरो हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में हमें क्या क्या मेजर करना पड़ता है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी अचीव हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू डोज, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट एंड एलिमिनेशन कांस्टेंट, टी मैक्स टाइम फॉर पीक प्लाज्मा लेवल कितनी देर में अचीव हो रहा है, यानी कितनी देर में पीक कंसंट्रेशन आ रही है, विच इज़ ए रफ मार्कर ऑफ एवरेज रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। एरिया अंडर द कर्व क्या है, रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब सिस्टमिकली, यानी ये जो पूरा ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ रहा है और बल्कि आगे भी चल के ये जब तक दोबारा ज़ीरो पे नहीं आ जाता ये कहलाएगा एरिया अंडर द टाइम कंसंट्रेशन कर्व, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। ड्रग कंसंट्रेशन इन यूरिन एंड फीसेस, urine analysis, measurement of drug in urine provide an indirect method to ascertain bioavailability, यानी अगर कोई ड्रग पेशेंट ने खाई और वो यूरिन में रिकवर हो रही है तो इसका मतलब है वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बॉडी में मौजूद है। द रेट एक्सटेंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन रिफ्लेक्ट्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी जितना ज़्यादा रेट तेज़ी से और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन में रिकवर हो रही है ड्रग, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा ड्रग जो थी वो तेज़ी से एब्जॉर्ब हुई थी और उतनी ज़्यादा ना सिर्फ तेज़ी से एब्जॉर्ब हुई थी बल्कि उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन हुई थी। तो यूरिन एनालिसिस से भी पता चल जाता है। फीसेस एनालिसिस ऑफन परफॉर्म्ड इन मास बैलेंस स्टडीज वेयर इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द सेम एंटायर डोज गिवन टू द पेशेंट, बोथ यूरिन एंड फीसेस आर कलेक्टेड एंड देयर ड्रग कॉन्टेंट मेजर। मास बैलेंस स्टडीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 मिलीग्राम ड्रग दी थी,
अगर सारी की सारी 100 मिलीग्राम यूरिन में रिकवर हो जाती है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल बैलेंस आ गया कि 100 मिलीग्राम ड्रग दी थी और 100 मिलीग्राम ड्रग अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद यूरिन के जरिए एलिमिनेट हो गई। लेकिन सपोज दैट 98 मिलीग्राम यूरिन से रिकवर हो गई, ये 2 मिलीग्राम कहाँ आ गई? तो फिर पता चला जब हमने फीसिस यानी स्टूल का एनालिसिस किया तो पता चला वो 2 मिलीग्राम ड्रग स्टूल में रिकवर हुई है, तो वो 2 मिलीग्राम जो है वो स्टूल से एलिमिनेट हुई है। इसके अलावा भी रूट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्लिनिकली मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर क्लिनिकली मीनिंगफुल नहीं है तो फिर हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड ड्रग मेजरमेंट। टिश्यू बायोप्सीज ओकेजनली रिमूव्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। टिश्यू बायोप्सी करते हैं आमतौर पे कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। स्मॉल सैंपल्स मेक ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट डिफिकल्ट। अगर स्मॉल सैंपल लिया है टिश्यू का तो उससे हम ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम नहीं कर सकते। एंड मे नॉट रिफ्लेक्ट द कंसंट्रेशन इन देयर इन अदर टिश्यूज़। और जिस टिश्यू को हम ड्रग की कंसंट्रेशन अगर मालूम करने के काबिल हो भी जाते हैं, यानी मालूम भी कर लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके नेबरिंग टिश्यू में भी ड्रग की सेम कंसंट्रेशन होगी या नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन है और जो डिफरेंट साइड्स हैं उसमें की जो ब्लड परफ्यूजन यानी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो वेरी करती है। बॉडी के कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे हैं जो कि लेस परफ्यूज यानी जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है। तो डेफिनेटली और ड्रग ही वो ब्लड ही वो व्हीकल है या मीडिया है जिसके जरिए जो है वो ड्रग बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचती है। तो वहाँ पर जहाँ पर ड्रग की सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे टिश्यूज़ में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा अचीव होगी, और वो एरियाज जहाँ पे ड्रग की ब्लड की सप्लाई कम है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी। यानी वो टिश्यूज़ जिनमें ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी, और वो टिश्यूज़ जहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ज़्यादा कंसंट्रेशन उन दैट टिश्यूज़ जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है जिन टिश्यूज़ में, तो वो टिश्यूज़ जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसी वजह से अगर हम किसी टिश्यू में ड्रग की कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं और हम वो उसमें मालूम कर भी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नेबरिंग टिश्यू जो है जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है उसके मुकाबले में तो क्या ड्रग की कंसंट्रेशन उतनी होगी, नॉट नेसेसरी। इसके अलावा स्लाइवा टेस्टिंग भी करते हैं। ओनली फ्री ड्रग डिफ्यूजेज इनटू स्लाइवा, यानी स्लाइवा में फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन अचीव होती है। सो लेवल्स अप्रॉक्सीमेट फ्री ड्रग कंसंट्रेशन रादर देन द टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इट इज़ यूजफुल फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फ्री ड्रग की इसलिए बात कर रहे हैं, देखिए जब ड्रग जो है वो ब्लड में एंटर हो जाती है तो कुछ ड्रग होती है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, लाइक एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जिसके साथ ड्रग बाइंड होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके साथ ड्रग बाइंड होती है। इसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जिसके साथ जो है वो ड्रग बाइंड होती है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिससे ड्रग बाइंड होती है। तो वो ड्रग जो बाइंड फॉर्म में है वो अलग होती है, और वो ड्रग जो कि किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है वो फ्री ड्रग कहलाती है। तो फ्री ड्रग सिर्फ स्लाइवा में रिकवर होती है, तो फ्री ड्रग की जो है वो अमाउंट जो है वो स्लाइवा के ज़रिए टेस्ट की जा सकती है, तो वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में स्लाइवा टेस्टिंग यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा फॉरेंसिक एनालिसिस इज़ ऑल्सो, यानी जो ये भी फार्मासिस्ट की जॉब होती है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर पुलिस सर्विस में फार्मासिस्ट मौजूद होता है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन टू लीगल प्रोसीडिंग्स, ड्रग मेजरमेंट इन ऑटोप्सी टिश्यूज़ यानी जिसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, ऑटोप्सी, और बॉडी फ्लूइड्स यूजफुल फॉर ओवरडोजिंग, ओवरडोज की गई है, पॉइजनिंग की गई है, और ड्रग एब्यूज़ केसेस। हेयर सैंपल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट ड्रग एक्सपोजर, यानी अगर हेयर सैंपल्स ये भी प्रोवाइड करेगी या बोन्स के पास्ट में इसको कोई पॉइजनिंग की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोस्टमार्टम में 20 साल पुरानी लाश भी निकाल सकते हैं, यानी उसकी हड्डियाँ या उसके बाल अगर मिल जाएं हम तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसको पास्ट में कोई टॉक्सिक दे के, कोई पॉइजन दे के किल किया गया है, मर्डर किया गया है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो फॉरेंसिक एनालिसिस कहलाता है। तो वो भी इंफॉर्मेशन हम ड्रग की या पॉइजन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि फार्मासिस्ट की एक जॉब पुलिस सर्विस में होती है, और वो काम भी फार्मासिस्ट कर सकता या कर रहा होता है। अब आते हैं कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा मॉनिटरिंग। एक तो इंडिविजुअल वेरिएशन, फार्माकोकाइनेटिक वेरी वाइडली अमंग पेशेंट्स। हमने ये बात पिछले लेक्चर में भी की थी कि पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ड्रग का रिस्पॉन्स वेरी करता है। जब ड्रग का रिस्पॉन्स वेरी करता है तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर भी वेरी करते हैं। पता चला हमने एक पेशेंट को हमने एक नॉर्मल रिकमेंडेड डोज से
कोई ड्रग स्टार्ट की लेकिन उसमें टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब है उसकी फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट है, वेरी कर रही है नॉर्मल पॉपुलेशन से। फिर हमें एज ए फार्मासिस्ट उसकी जो डोज है, रेजिमिन है, उसका जो टाइम इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्वांटिटी ऑफ डोज है, उसको कैलकुलेट करके एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे कि हमने उसको करना कैसे है। तो इसलिए जो है ये इसकी ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। किसी पेशेंट में हमने वही नॉर्मल डोज दी और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पता चला जब हमने प्लाज्मा लेवल चेक किया वो भी ठीक है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसकी फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो फिर हमें उसकी डोज बढ़ा के एडजस्ट करनी पड़ेगी कि कितनी डोज पे इसको रिस्पॉन्स आएगा और किस ड्यूरेशन से देनी है और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डोजिंग इंटरवल क्या होना चाहिए। तो वो हमें काइनेटिक पैरामीटर्स जो होंगे वो इवेल्युएट करके कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो भी आपकी जॉब होगी एज ए फार्मासिस्ट। डोज वेरिफिकेशन एंश्योर सर कैलकुलेटेड डोज डिलीवर रिक्वायर प्लाज्मा लेवल, कितनी कैलकुलेटेड डोज हो जिससे वो रिक्वायर प्लाज्मा लेवल अचीव होगा, कितनी डोज पे कितना प्लाज्मा लेवल अचीव होगा, प्लाज्मा लेवल हाई चाहिए, लो चाहिए, किस पे मेंटेन रखना है। इंडिविजुअलाइजेशन एडजस्ट डोजेज टू ऑप्टिमाइज थेरेप्यूटिक रेजिमेन, इंडिविजुअलाइजेशन में ये भी है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग जो है वो किडनी से एलिमिनेट होती है और वो जो है उसका मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन किडनी है, बट द पेशेंट इज अंडरगोइंग पार्शियल रीनल फेलियर, यानी 50% उसकी किडनी काम नहीं कर रही और वो ड्रग देना ज़रूरी भी है, तो अब क्या करें, तो फिर उसका डोजेज एडजस्ट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी डोज में ने क्या इसका थेरेप्यूटिक रेजिमेन कैलकुलेट करके लेकर आएँ जिससे इस पेशेंट को कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं हो, हम ये ड्रग दे भी सकें और सेफ्टी के साथ और ड्रग की एफिकेसी भी अचीव हो सके। द इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिक और टॉक्सिक इफेक्ट इज ऑफन रिलेटेड टू ड्रग कंसंट्रेशन, यानी ड्रग का जो भी रिस्पॉन्स है फार्माकोलॉजिक या टॉक्सिक वो ड्रग की कंसंट्रेशन से रिलेट करता है। किस वो कंसंट्रेशन कहाँ अचीव होगी, एट रिसेप्टर साइट्स इन द टिश्यू सेल्स, बिकॉज मोस्ट टिश्यू सेल्स आर रिचली परफ्यूज विद प्लाज्मा, ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लाज्मा से रिचली परफ्यूज होते हैं, यानी उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। सो मेजरिंग प्लाज्मा ड्रग लेवल प्रोवाइड ए रिस्पॉन्सिव मेथड ऑफ मॉनिटरिंग थेरेपी, लिहाजा प्लाज्मा लेवल के ज़रिए हम ये मालूम कर लेते हैं कि ये टिश्यूज़ में भी इनकी ड्रग कंसंट्रेशन या रिसेप्टर साइट पे भी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी अचीव हुई है, तो ये मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी में हेल्पफुल होता है। इंडिविजुअल वेरिएशन इन रिसेप्टर एक्सप्रेशन एंड सेंसिटिविटी प्लस इफेक्ट ऑफ डिजीज, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट एंड कंकरेंट ड्रग थेरेपी make plasma monitoring essential for distinguishing patient receiving too much drug from those super sensitive to it। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एक ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन होती है इन रिसेप्टर एक्सप्रेशन और रिसेप्टर सेंसिटिविटी, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि किसी पेशेंट को हमने वही नॉर्मल जो रिकमेंडेड डोज है जो क्लिनिकल ट्रायल से अप्रूव होके आई है वो पेशेंट को दी और पेशेंट पे वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि उसकी उस उतनी कंसंट्रेशन पर जो अचीव हो रही है उस पर वो रिसेप्टर जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उतनी कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्स जो है रिसेप्टर जो है वो सेंसिटाइज नहीं हो रहे और ड्रग का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसमें वो ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा कि वो आपको उसकी कैलकुलेट करके उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। प्लस इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, जैसे वही किडनी डिजीज़ की बात की या फिर लिवर डिजीज़ है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ड्रग के लेवल पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरनमेंट या फिर कोई और ड्रग साथ में ले रहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को एंटागोनाइज करती है या पोटेंशिएट करती है, तो पता चला कि वो ड्रग से जो है वो इंटरेक्शन की वजह से फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की वजह से ड्रग का इफेक्ट या तो एग्जेजरेटेड हो रहा है और टॉक्सिसिटी आ रही है या फिर एंटागोनाइज हो रहा है और किसी एक ड्रग का या दोनों ड्रग का इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो इसलिए प्लाज्मा मॉनिटरिंग इज एसेंशियल, तो ताकि हम ये चेक कर सकें ड्रग के रिसेप्टर सेंसिटिव है नहीं है उस पेशेंट के लिए या नॉन सेंसिटिव है और रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम उसको कैसे से जो है वो अप्रोप्रिएट उसका डोजिंग इंटरवल और डोजेज कैलकुलेट करें ताकि वो पेशेंट जो है उस ड्रग पर रिस्पॉन्स ऑप्टिमली कर सके और फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स आए विदाउट हैविंग एनी टॉक्सिसिटी। Pharmacokinetic models enable more accurate interpretation of plasma level pharmacologic response relationships। तो pharmacokinetic models जो हम डेवलप करते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, प्लाज्मा लेवल फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स, यानी ड्रग का जो प्लाज्मा लेवल है उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसकी रिलेशनशिप हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो वी यूज़ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक और ये प्लाज्मा मॉनिटरिंग हमारे लिए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है, यानी पेशेंट की बेड साइड पर हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रैक्टिस है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रैक्टिस है, वो दैट इज़ वेरी असेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। और यही वजह है कि यही बेस है इस कोर्स की, जो कि बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम विद नेक्स्ट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।